प्रयागराज से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काशी से स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। रेलवे ने मौनी अमावस्या के लिए खास तैयारी की है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। अब मौनी अमावस्या भी आने वाली है। 29 जनवरी पर होने वाले स्नान पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। काशी से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें भी फुल हैं। अब वाराणसी से मौनी अमावस्या पर 56 अतिरिक्त ट्रेनें जोड़ी गई हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के बाद अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है माघी अमावस्या की, जिसका स्नान 29 जनवरी को है। और इस स्नान को पूरा कराने के लिए रेलवे ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि इससे पहले बनास रेल मंडल और नॉर्दर्न रेल के कैंट स्टेशन से 3,30,000 श्रद्धालुओं को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। और अब रेलवे मौनी अमावस्या की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में है। इसके लिए रेलवे मौनी अमावस्या पर करीब 256 ट्रेनें चलाएगा, यानी कि इसमें रेगुलर ट्रेनें भी हैं और 56 स्पेशल ट्रेनें हैं जो कुंभ तक ही जो श्रद्धालु हैं उनको पहुंचाएंगी। मौनी अमावस्या जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्राउड का, इसके बाद फॉलोड बाय बसंत पंचमी। तो हमारे जो प्रोटोकॉल है वो बाथिंग डे से 2 दिन पहले से हमारे सिस्टम फुल फ्लेज एकदम वैसे भी है, तो उसमें ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ जाती है। एंड इसके बाद जैसे स्नान में हमारे जो वाराणसी स्टेशन के लिए हमें रिटर्न का काफ़ी रहता है, जैसे अयोध्या से और यहाँ से, तो हम D+2 तक जो है अलर्ट मोड में रहते हैं और पूरी सिस्टम जो प्लेस होता है। ट्रेन से सफर कर रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए रेल प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। हालांकि ये रेलवे के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। इन ट्रेनों के लिए भी पूरी तैयारी, इनका रूट, इनकी टाइमिंग सब फाइनल कर ली है। ये 256 ट्रेनें जो होंगी वो मुसाफिरों को महादेव के शहर काशी से संगम नगरी तक ले जाएंगी। और इनके जरिए न केवल जो श्रद्धालु हैं वो प्रयाग के बल्कि अयोध्या के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो यहीं से बनेंगी और यहीं पर खत्म होंगी। आमतौर पर भी कैंट रेलवे स्टेशन से करीब 260 जोड़ी ट्रेनें चलती हैं। इनके अलावा 100 मालगाड़ी चलती हैं। इस मिला के हमारे यहाँ जो रेगुलर ट्रेन चलती है 260 ट्रेन पर डे चलती है, उसमें से आप देखेंगे 71 पेयर्स मतलब 142 ट्रेन ये जो है मेला के मतलब अयोध्या एंड मेला की तरफ जाती हैं ट्रेन। ये प्रयागराज की तरफ, एक अयोध्या। हमारे लिए 2 जो धार्मिक तीर्थयात्री जाते हैं, तो इसमें लगभग 142 ट्रेन जाती हैं उधर। और इसके बाद जो हमारे और भी 56 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं, इसके थ्रू जा रही हैं। 56 में उसमें जो 22 ट्रेनें हैं यहीं वाराणसी टाउन से ओरिजिनेट होंगी और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी, और 34 ट्रेन यहाँ से पास होंगी। काशी से यात्रा करने वाले श्रद्धालु प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या दर्शन कर पाएंगे। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। PAC, CRPF की भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा रेलवे ने इसकी सुरक्षा के लिए भी न केवल GRP, RPF बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी भी मदद लेगी और इन ट्रेनों के जरिए मुसाफिर पहुंचेंगे। इससे पहले 3,30,000 श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति में काशी से प्रयाग और प्रयाग से काशी के जो रूट की ट्रेनें हैं उनमें सफ़र किया। और अब मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है और करीब 256 ट्रेनों का एक पूरा खाका होगा जो मुसाफिरों को प्रयाग से काशी और काशी से प्रयाग पहुंचाएगा। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का मौसम चल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैदानों का मौसम बदल गया है। धूप खिलने के बाद से तापमान में इजाफा हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी अभी खत्म नहीं हुई। कल से फिर मौसम बदलने का अनुमान लगाया गया है। दिसंबर के महीने में पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिली। इसके बाद जनवरी में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर अच्छी बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन 2-3 दिनों से दिन में पारा बढ़ने से गर्मी का एहसास होने लगा है। लेकिन अब सर्दी का सितम अब और नहीं देखने को मिलेगा।
अभी जनवरी खत्म नहीं हुआ है तो क्या अब गर्मी मैदानों में जनवरी से ही शुरू होने वाली है? मौसम है वो लगातार जो है बदलता दिख रहा है। अब किस तरीके से मौसम और बदलेगा? बेसिकली क्या है कि अभी कंटिन्यूज काफी दिनों से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हिमालयन रीजन को प्रभाव कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स में पीछे भी क्लाउड्स है, हिमालय में भी क्लाउड्स है। जैसे जब वेस्टर्न हिमालय रीजन में रेनफॉल या स्नोफॉल होता है तो जो विंड पैटर्न है लो लेवल का चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि प्लेन्स में टेम्परेचर सामान्य से थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। अभी वही सिनेरियो है पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब हरियाणा जैसे आप एनसीआर दिल्ली की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा है। और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारा अनुमान है कि 22 और 23 को, 22 नाइट को और 23 अर्ली मॉर्निंग कहीं न कहीं एनसीआर दिल्ली में बूंदाबूंदी हो सकती है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार को अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा था। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 22 जनवरी से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। इसकी वजह से कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है, जिससे ठंड में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलेगा, फिर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आएंगी, उसके बाद टेम्परेचर्स में थोड़ा गिरावट आने का अनुमान है। तो मतलब ये कहना गलत होगा कि ठंड अभी चली गई है, ठंड जो है वो दोबारा से दस्तक दे सकती है? हाँ, अभी जैसे टेम्परेचर बढ़े हुए हैं वो सामान्य के पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, ऑलमोस्ट सामान्य के पास रहने का अनुमान है। यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत कई और राज्यों में शीतलहर की वजह से सर्दी का असर देखने को मिल सकता है। सुबह के समय सड़कों पर कोहरा भी दिखेगा। शाम की सर्दी तो है, लेकिन दोपहर के समय गर्मी लगती है। दोपहर के समय गर्मी लगती है, हाँ, लेकिन टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी हुई है ना, टेम्परेचर बढ़ा है कुछ। हाँ, लेकिन सुबह शाम की थोड़ी ठंड है, वो महसूस करते हैं लोग बाग। बाकी थोड़ा कंफर्टेबल है, लोग बाग काम पर जा रहे हैं, ठीक से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। की सर्दी है, लेकिन दोपहर में अभी चटक धूप निकलती है तो गर्मी का एहसास होता है। हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है। गर्मी है, टेम्परेचर गिरता जा रहा है, पोल्यूशन इतना है, ग्लोबल वार्मिंग पे फर्क है, हालांकि तो बहुत फर्क पड़ रहा है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो कश्मीर घाटी में एक बार फिर जोरदार बर्फबारी हो रही है। शीतलहर से लोग बेहाल हैं। घाटी में न्यूनतम तापमान 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। बांदीपोरा में भारी बर्फबारी हुई है। एक ओर जहां स्थानीय लोग बर्फबारी से खुश हैं, तो वहीं आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है। गुलमर्ग की वादियां बर्फबारी से पूरी तरह सफेद हैं। इस सीजन में गुलमर्ग में अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद कुछ ऐसा हाल है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल है। कई रास्ते बंद पड़ चुके हैं। सीमावर्ती जिलों से भी संपर्क कट गया है। गुरेज भी बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ है। गुरेज बांदीपोरा को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। घाटी में सबसे ठंडा दौर चिलेकलां जारी है। चिलेकलां के 30 दिन खत्म हो चुके हैं, अभी भी 10 दिन बाकी हैं। इस अवधि तक घाटी में 3 बार बर्फबारी हो चुकी है। पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 6.4 डिग्री नीचे रहा। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। भद्रवाह की वादियों में भी हर तरफ सफेद नजारा है। बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी पहुँचे हैं, जो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मैदानों में सुबह शाम जहाँ सर्दी है, तो वहीं दिन में धूप खिलने से तापमान में इजाफा हुआ है। मौजूदा समय में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बहुत राहत मिली है। जैसे आजकल आपने देखा होगा धूप काफी निकली है, कल तो हवा थी, इस वजह से थोड़ा ठंड हल्का फुल्का लग रही थी, बट आज बिल्कुल हवा नहीं है मेरे ख्याल से, और एकदम राहत है। मैंने तो जैसे जैकेट और जो भी था मेरा स्वेटशर्ट वगैरह सब छोड़ दिया। पहले हम लोग 26 जनवरी में तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो स्कूल ही नहीं जाते थे ठंडी के मारे। अब तो लग रहा है कि काफी अच्छी धूप हो गई है। ठंडी तो लग रहा है कि इसी मंथ ही खत्म हो जाएगी। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा 24 जनवरी से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने के साथ ही कोहरा बढ़ने की भी पूरी संभावना है। लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी होने से एक बार फिर मौसम के पलटी मारने का अनुमान है, जिससे ठंड लौट सकती है। घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर महाउत्सव देखा गया। वहीं राम मंदिर निर्माण कार्य में तेज गति से आगे काम चल रहा है, जिसको लेकर नई जानकारियां भी सामने आई हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पिछले दिनों प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर भव्य उत्सव मनाया गया। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। यहाँ से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुँच रहे हैं। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की समीक्षा बैठक भी हुई। मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ तक हुआ, इसे लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है। मंदिर निर्माण जैसा कि निर्णय हुआ था, जो तिथि निर्धारित है कि हम भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल और उसके मंदिर के अंदर आइकोनोग्राफी, अन्य क्लैडिंग वगैरह सभी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो ये भी आप अनुमान लगा लें कि इसी अवधि में प्रथम तल पर जो राम दरबार वहाँ पर प्रतिष्ठा की जाएगी वह भी पूर्ण हो जाएगा। बैठक शुरू होने से पहले राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर का निर्माण निर्धारित समय तक पूरा हो जाएगा। मूर्तियों की स्थापना का काम भी मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामायण पुस्तिका जो सामान्य रूप से प्रचलित नहीं बल्कि कहीं कहीं पर उपलब्ध है, उसे हम प्राप्त करेंगे और उसे हम द्वितीय तल के गर्भगृह में रखेंगे। इस प्रकार मंदिर निर्माण में जो मूर्तियां, जो कि लगभग 370 पिलर हैं, उन पर जो मूर्तियां हैं उसका भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जो निर्माण कार्य पूरे होते जाएंगे वो राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। इसके बाद उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। इसमें मुख्य रूप से जिन्हें चिन्हित किया गया है वह जो STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण है, जो WTP यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, फायर का पोस्ट का जो भवन है, जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के भवन हैं, उनको अगले 15 दिन में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि राम मंदिर परिसर में 20 एकड़ भूमि में हरियाली संरक्षित करने के लिए 3 महीनों में प्रयास शुरू किए जाएंगे। वहीं परकोटे का काम चुनौतीपूर्ण है। 3 लाख क्यूबिक से ज्यादा पत्थर लगाए जाने हैं। हालांकि इस साल सितंबर तक राम मंदिर का अधिकतम काम पूरा हो जाने की उम्मीद जताई गई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। इसकी चाल के सब दीवाने हैं, इसके रंग पर भी फिदा हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आखिर क्यों सारा जमाना डेविड का हो गया है दीवाना? क्यों है ये डेविड खास? ये घोड़ा है बेहद खास। 21 करोड़ के डेविड से मिलिए। सारा जमाना डेविड का दीवाना। बहत्तर इंच का कद कमाल। मुक्तसर मेले में 100 करोड़ की घोड़ा मंडी। जिस जगह से भी ये गुजरता है तो लोगों की निगाह इस पर ठहर जाती है। इसके रंग के भी लोग दीवाने हैं, इसकी आंखों में लोग खो से जाते हैं। कद काठी भी कमाल की है। जिस तरह से ये शाइन करता है, इसकी चाल देखकर लोग इसके मुरीद हुए बिना नहीं रह पाते। खास डाइट प्लान है। आखिर कौन है ये खास? तो मिलिए मारवाड़ी नस्ल के खास घोड़े से, जिसे देखने के लिए इस घोड़ा मंडी में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं।
खास बात यह है कि इस घोड़े की कीमत है 21 करोड़ रुपए। इसका नाम रखा गया है डेविड। डेविड के मालिक का दावा है कि उनका ये घोड़ा बेशकीमती है। जिस घोड़े के पैदा होते से ही उसकी कीमत 1 करोड़ लग गई थी। इक्की करोड़ रुपया ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਰਵਾੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬਰੀਡ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜੀ। आखिर क्यों है डेविड खास? 3.5 साल का घोड़ा डेविड, इसकी ऊंचाई 72 इंच है। घोड़ा मालिक का दावा है कि इंडिया का ये सबसे ऊंचा घोड़ा है और सुंदर भी। मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की खासियत होती है ये दिखने में बेहद सुंदर होते हैं और ऊंचे होते हैं। पंजाब के मुक्तसर साहिब में माघी मेला लगता है। ये घोड़ा मंडी है। इस मंडी में कई नस्ल के घोड़े आते हैं। इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है डेविड, जिसे गर्मी में खास भोजन दिया जाता है और गर्मी में इसकी डाइट बदल दी जाती है। इसकी खिदमत में भी कई लोग लगे रहते हैं। संजम स्टर्ड फॉर्म बादल के इस घोड़े के मालिकों का कहना है कि डेविड दिलबाग घोड़े का बच्चा है और उसकी मां राजहंसी है। सिर्फ डेविड ही नहीं बल्कि इस मेले में नूरी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 67 लाख कीमत है नूरी घोड़ी की। बाजार में करीब 3,370 अलग अलग किस्म के घोड़े आए हैं। मेले में इस बार करीब 100 करोड़ के घोड़े पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारियां जोरों पर हैं। देहरादून में स्टेडियम को इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ में कई बॉलीवुड सिंगर के साथ गढ़वाल कुमाऊं के वाद्य यंत्र और पहाड़ की संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। देहरादून में 28 जनवरी को होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारी जोरों पर है। 38वें नेशनल गेम्स के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। ये आयोजन देहरादून के महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसे खास तौर पर इस इवेंट के लिए सजाया जा रहा है। कार्यक्रम में कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही गढ़वाली ढोल दमाऊ, कुमाऊनी छोलिया नृत्य और जोनसारी कल्चर की अद्भुत झलक भी इस आयोजन में देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि सचिव लोक निर्माण विभाग जो पंकज पांडे जी, उनको नोडल बनाया गया है इसके लिए, और वो इसकी कई मीटिंगें कर चुके हैं। और यहाँ पर किस तरह से क्या व्यवस्था होगी, प्रधानमंत्री जी के आने की बात जो हो रही है उसमें उनका क्या प्रोग्राम होगा, यहाँ पे बाकी अन्य कार्यक्रम जो होते हैं वो किस लेवल के होंगे, ये सब कुछ चीज़ें जो है उनके स्तर से की जाए। हमारे पांडवास बैंड जो है वो कंटिन्यूस, अभी आपने देखा होगा हमारे पूरी टीम के साथ, खेल की टीम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं। साथ में इसमें पवनदीप राजन आ रहे हैं और जुबिन नौटियाल जी का तो आपने नाम सुना ही है कि वो भी आ रहे हैं। ये आयोजन न सिर्फ खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मौका है। 28 जनवरी को देहरादून में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर राज्यवासियों में गजब का उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में इस नेशनल गेम्स के दौरान करीब 10,000 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।